सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है और कितने टाइम हमें लगेगा सारे सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 11th का जो हमारा फिजिक्स है, इट कंटेनिंग 2 बुक्स, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकेंड। फर्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें द फर्स्ट चैप्टर इज द फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड इज द यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, थर्ड वन इज द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फोर्थ इज मोशन इन ए प्लेन, फिफ्थ इज द लॉज ऑफ मोशन, सिक्स्थ इज द वर्क एनर्जी एंड पावर, सेवेंथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एंड एट्थ इज द ग्रेविटेशन। और बच्चों बुक 2 में जो हमें पढ़ना है 11th में, फर्स्ट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्ड वन इज द थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फोर्थ इज द थर्मोडायनामिक्स, फिफ्थ इज द काइनेटिक थ्योरी, सिक्स्थ इज द ऑसिलेशन एंड सेवेंथ इज द वेव। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा 11th का फिजिक्स है ऑलमोस्ट दोनों में 7 चैप्टर ही है। बुक फर्स्ट में फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा है, ये फिजिकल वर्ल्ड एज पर जो आपका कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका वेटेज उतना ज़्यादा है नहीं, सिर्फ हम इसमें इंट्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमम हमें एक क्लास में ही इसे बाइंड अप करना है और इसके बाद हमारा मेन फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इट मीन्स कि टोटल इसमें आपका 7 चैप्टर ही पढ़ना है और इधर भी 7 चैप्टर। तो जो चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स एंड बाकी का जो हमारा यहाँ से हमारा डायनामिक्स स्टार्ट होता है। फ्रॉम हेयर वी स्टार्ट डायनामिक्स। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो टोटल बुक जो पढ़ने 11th में 2 बुक्स पढ़नी है और इस तरह से हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि हमें लिमिटेड टाइम में हमें कवर करनी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी। तो बच्चों चलो फटाफट इसे लिखिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा, जो भी वीडियो बनेंगे, इसमें हम सारे एनसीईआरटी का टॉपिक हिट करेंगे एंड एनसीईआरटी कंप्लीट कराने के बाद ही हम जो भी आपका जो प्रीवियस ईयर बोर्ड का जो पेपर हो या जो भी आपका जेई मेंस का है, एडवांस का है या नीट का, जो भी पेपर्स होंगे सारे हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक हमें पढ़ाना है। तो इस चैप्टर में जो हमारा जो टॉपिक है ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़नी है। तो बच्चों इसमें जो हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड होगा वो हम लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। सेकेंड हमारा टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। थर्ड टॉपिक है जो हमारा है इसमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फोर्थ है आपका नेचुरल फोर्सेस
नेचुरल फोर्सेस, जो भी हमारे नेचुरल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में उसको पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिकल लॉज। तो बच्चों इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट में 5 टॉपिक है और इन 5 टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक फर्स्ट, व्हाट इज फिजिक्स। ओके, प्लीज वीडियो पॉज करके आप फटाफट इसको नोट करें। चलो, तो नाउ स्टार्ट, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की कि फिजिक्स आखिर है क्या। तो फिजिक्स की डिफिनीशन जैसे ही आता है तो सबसे बड़ा हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, इवन बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हम डिफिनीशन पढ़े। वो वाले सर आए थे तो यह पढ़ाए थे, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा सर आएंगे तो पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स का डिफिनीशन सो मेनी टीचर्स अपने अपने तरीके से, सो मेनी साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो इसीलिए हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है क्या डिफिनीशन है, बशर्ते इसे हमें जो भी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि क्या इसका मीनिंग, इसका कहना क्या चाहता है। तो हम बात करेंगे फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। ऐसा नहीं कि ग्रीक में ही हमारा फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ है, संस्कृत में हमारा डेवलप था, बट संस्कृत में इसी वर्ड को हम भौतिकी के नाम से जानते थे। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, भौतिकी वो लोग पढ़े होंगे 9th या 10th में। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला हम बात करें कि फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड which means nature. व्हाट इज डिफिनीशन। तो अगर हम बात करें डिफिनीशन का, तो बच्चों अगर हम फिजिक्स की डिफिनीशन की बात करेंगे तो 1-2 डिफिनीशन हम लेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो भी है, उसके बाद हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो फिजिक्स की डिफिनीशन की बात करते हैं तो फिजिक्स बेसिकली हमने क्या बोला है कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर। तो जिसका मतलब ये नेचर, इट मीन्स कि वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, and its laws. Okay, so firstly we know what is nature, nature होता क्या है, and second what is the laws of nature, nature का laws क्या है। और जैसे ही nature का laws की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि what is difference between laws and rules। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि नेचर, तो नेचर की बात कर रहे हैं ऑलरेडी भी हम लोग जानते हैं कि नेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन ए नाइट जो भी हमारे ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है, लाइक जो भी तारे टिमटिमा रहे हैं या हमारे मून वगैरह जो भी है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, एक तो ये है डे एंड नाइट, वेदर, सीजनल चेंजेज, इक्लिप्स, टाइड्स। तो इस तरह से जो भी है सारे एक्टिविटी है, दीज ऑल एक्टिविटी आर व्हाट, नेचुरल एक्टिविटी है। इट मीन्स कि नेचर एंड नेचर से रिलेटेड एक्टिविटी, तो दीज ऑल आर द नेचुरल फेनोमेना। ओके, तो ये तो हम बात करें कि नेचर। सेकंड लॉज क्या है। तो लॉज की अगर हम बात करते हैं तो नेचर का लॉ क्या होता है। नेचर की लॉ की अगर हम बात करते हैं तो नेचर, देखिए एक तो हम बात करें कि रूल क्या होता है नेचर का एंड लॉज क्या है। तो पहले इसको आप लिखिए, फिर मैं आप बात कर रहा हूँ। ओके,
एक डिफिनेशन तो हमारा ये था, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। देखो स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था कि डिफिनेशन फिजिक्स का बहुत सारे हैं, और उन सारे डिफिनेशन में हर साइंटिस्ट अपने अपने तरीका से डिफाइन किया फिजिक्स को। उसमें से एक डिफिनेशन मैं और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो कि वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर आर.पी. फेमन ने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने जो डॉक्टर आर.पी. फेमन ने एक्सप्लेन किया था, ओके, तो उन्होंने बोला था फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो ही एक्सप्लेन कि फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। ये हमारा डॉक्टर आर.पी. फेमन ने एक्सप्लेन किया था, फिजिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग का, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि टू नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, टू नो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। जो भी आप डे टू डे एक्टिविटी देख के सीखते हैं, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो सपोज आपके दो फ्रेंड चेस खेल रहे हैं, ही नो द रूल्स ऑफ चेस वेरी वेल, एंड आप कुछ नहीं जानते चेस के बारे में, बट जैसे ही वो दोनों खेले आप उसके साथ बैठे हुए हो, ओवर द टाइम आफ्टर हाफ एन आवर आप देखते हैं कि कुछ ऐसा मूव जो वहां पे चलना है, तो आप डायरेक्टली अपने दोस्त को बोलते हैं कि अरे दोस्त ये नहीं, आप ये चलिए। तो वो जो आपने सजेशन दिया है, आपने तो कहीं रूल पढ़ा नहीं चेस का, आप तो कुछ नहीं जानते थे, बट यू गिवन द सजेशन टू योर फ्रेंड। इन इट मीन्स कि आप जो भी चीज यहाँ पे सीखते हो, कैसे सीखा आपने? फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। तो ये जो आपने ऑब्जर्वेशन से सीखा, इसी को हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन जो भी आप अगर जो भी अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन जो भी आप सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग। अब आप बोलोगे सर एक क्यों पढ़ा रहे हो, फिजिक्स से क्या रिलेशन है? तो देखिए, फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों जैसा कि पता है कि नेचर का जो रूल्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और नेचर के रूल्स के बारे में हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट द रूल्स ऑफ द नेचर। मैं अभी बोल रहा हूँ रूल्स, लॉज नहीं बोल रहा हूँ। पहले मैं बोला था कि रूल्स एंड लॉज में क्या डिफरेंस है, वो मैं भी बताऊंगा। तो नेचर का रूल्स क्या है, उन सिर्फ नेचर ही जानता है। वी डोंट हैव एनी आइडिया नेचर कब चेंज, कब क्या होगा, क्या कैसे चलेगा, क्या उसकी एक्टिविटी होगी, कुछ नहीं। बट स्टिल हमारे जो भी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, नेचर के क्लोजली ऑब्जर्व किया उन्होंने, और बहुत ही क्लोजली फील किया, और उसमें से जो भी नेचर के जो रूल्स है, कुछ रूल्स को उन्होंने डिस्कवर किया थ्रू हिज एक्सपीरियंस और फ्रॉम थ्रू हिज क्यूरियस माइंड। तो जो भी उन्होंने छोटा सा भी डिस्कवर किए हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉज। वो जो भी सीखे नेचर के रूल्स को, थोड़ा बहुत ही सीखे होंगे, तो वो जो रूल्स को उन्होंने जो फ्रेमिंग किया, जो डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ द नेचर। और इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉज ऑफ द नेचर की बात करेंगे, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैक्सवेल लॉ, आपकी कुलम्स लॉ की बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत सारे लॉज हैं। आर्चबर्ट ने लॉ दिया, तो सो मेनी लॉज आर अवेलेबल इन आवर बुक्स। ओके, तो सो यहाँ पे हमने देख लिया कि रूल्स और लॉज। तो रूल्स, तो हमें कोई ऑथोरिटी नहीं है कि नेचर के ऊपर रूल्स बनाए। नो वन हैव ऑथोरिटी टू मेक द रूल्स ओवर द नेचर। लॉज क्या है? लॉज कुछ फैक्ट्स, जो नेचर के जो रूल्स है, जो भी नेचर के रूल्स है, इसके कुछ फैक्ट्स को हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड उन्होंने उसको फ्रेमिंग किया अपने हिसाब से। दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ द नेचर।
क्या जो हमारा है इस पे तो हमारा कोई ऑथोरिटी नहीं है, नो वन हैव ऑथोरिटी, नो वन हैव ऑथोरिटी टू मेक रूल ओवर द नेचर। इसमें हमारा some parts of the rules of nature discovered by scientists। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सेकंड हमारा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो यहाँ पे हमारा बेसिकली फिजिक्स का 2 डोमेन हम लोग पढ़ेंगे। 2 डोमेन में कैटेगराइज किया गया है फिजिक्स को। दोनों डोमेन जो है हमारा, अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 2 डोमेन ऑफ स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसमें जो दोनों डोमेन जो है, फर्स्ट डोमेन हमारा होता है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड इज द माइक्रोस्कोपिक। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक में हमारा जो भी लेबोरेटरी रिलेटेड एक्टिविटी, जो भी हमारा आपका प्रैक्टिकल वगैरह या जो भी हमारे लैब से रिलेटेड या जो भी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो सारे हम इसमें करेंगे। सेकेंड टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ एंड अर्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आएगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर इन द माइक्रोस्कोपिक। एंड थर्ड वन इज द एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी। एस्ट्रोनॉमिकल जो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लेनेट है, स्टार है, मून है, इस टाइप की जो भी मासेस जिसका बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो फिजिक्स है दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। इसमें हमारा आता है क्लासिकल फिजिक्स। और इसमें हमने अभी आपको बताया कि इसमें जो भी हम एक्टिविटी जो है हमारा, इसमें जो एक्टिविटी है लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, ये सारे एक्टिविटी इसमें हमारा माइक्रोस्कोपिक में हम कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक में, तो माइक्रो में हमारा जो होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या यूँ बोलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल लेवल पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी स्टडी होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंडर में आता है। तो इसमें जो हमारा फिजिक्स जो नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम फिजिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स। ओके, इसमें हमारा आएगा क्वांटम फिजिक्स। तो 11th का जो मैक्सिमम फिजिक्स हमारा है, मैक्सिमम फिजिक्स जो हमारा है क्लासिकल फिजिक्स ही है, एक्सेप्ट वेव की अगर हम बात करते हैं, अगर माइनस कर दे तो वेव सिर्फ हमारा आता है क्वांटम में, बाकी सारे के सारे फिजिक्स जो आपका है क्लासिकल फिजिक्स में। तो 11th में आपको फोकस करना है मेनली क्लासिकल फिजिक्स पे। 12th में हम आएंगे तो हम आएंगे क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे तो आपका फोटोनिक्स है, इसके बाद हमारा जो भी इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी है, ऑल आर कंसिडर अंडर द क्वांटम फिजिक्स।
तो यहाँ पे हम स्कोप की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में कोई ज़्यादा हमारा इसमें है कुछ नहीं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो क्लासिकल के अंदर आता है, माइक्रो क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन एक्सेट्रा इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो है लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी जो भी होंगे, सारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह, ग्रेविटेशन एक्सेट्रा, रोटेशन, सारे के सारे हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा दिस इज द टॉपिक सेकेंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट। नाउ मैं बात करूँगा टॉपिक थर्ड। तो थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का जो है वो आप लिखिए। तो बच्चों थर्ड टॉपिक जो इसमें है, इसमें हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स ऑलवेज गिव्स द बर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस देश का फिजिक्स डेवलप ज़्यादा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी उतना ही डेवलप है, और अगर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है उस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी या उस सोसाइटी भी उतना ही ज़्यादा डेवलप सोसाइटी है। तो अगर हम बात करेंगे फिजिक्स गिव्स द बर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो एक पॉइंट लिखिए फटाफट। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स गिव्स द बर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी। फिजिक्स गिव्स बर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी contributed to the development of society. Development of society. तो अब हम देखेंगे कि फिजिक्स किस पार्ट को बोलते हैं, टेक्नोलॉजी किस पार्ट को बोलते हैं, एंड सोसाइटी तो आपको पता ही है। तो इसको लिखिए फटाफट। ओके, तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स, फिजिक्स क्या है एंड टेक्नोलॉजी क्या है। एंड टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या ईएमटी का डेवलपमेंट हुआ, तो आपका जैसे ही ईएमटी का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का डेवलप हुआ, तो ईएमटी का जैसे डेवलप हुआ तो इससे जो हमारा टेक्नोलॉजी जो हुआ, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो आया, दैट इज कॉल्ड द वायरलेस। इसमें हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वायरलेस टेक्नोलॉजी। एंड यह वायरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, जिसका कि आज हम लोग हर कोई फील कर रहे हैं। मोबाइल और आपका जो भी नेटवर्क जो चल रहा है, ये सारे के सारे देने ईएमटी का। तो ईएमटी तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ईएमटी जो हमारा है, इट कम्स अंडर द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इसमें आया, दैट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा सेकेंड, अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो सेकेंड हमारा जो है सिलिकॉन चिप्स, सिलिकॉन चिप्स, जो कि आगे जाकर VLSI में पढ़ोगे। तो सिलिकॉन चिप्स इट कम्स अंडर द फिजिक्स। जैसे हमारा फिजिक्स में हम सिलिकॉन चिप्स का डेवलपमेंट किया, तो यह जो हमारा जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ, इसमें हमारा आपका लैपटॉप, मोबाइल
और जो भी आपका जो चिप्स है स्मॉलर से स्मॉलर एसडी और स्मॉलर चिप्स जो भी है सारे के सारे ये देन है आपका सिलिकॉन चिप्स का। तो सिलिकॉन चिप्स जो हमारा है इट कम्स अंडर द फिजिक्स टेक्निकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन जो इसने दिया दैट इज लैपटॉप मोबाइल एसडी जो भी एक्सेट्रा जो है सारे के सारे ये हमारा है टेक्नोलॉजिकल, और ये सारे के सारे डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट किया फॉर सोसाइटी को डेवलपमेंट पर्पज से। तो इसी तरीक़े से अगर मैं बात करूँ तो ऑप्टिकल फाइबर ओके, तो जो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR आप सबको पढ़े होंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट कम्स अंडर द फिजिक्स, और TIR के दम पे ही आज हम लोग जो भी FTTH जो फाइबर टू दी होम की बात करते हैं FTTH, तो ये फाइबर टू दी होम की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। TIR का बेसिक प्रिंसिपल लिया जिसमें FTTH एंड FTTH जो कि हाई स्पीड नेट के लिए जो हम लेजर वगैरह का जो यूज करते हैं, बीम वगैरह जो हम भेजते हैं थ्रू फाइबर टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो FTTH और FTTH कंट्रीब्यूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसी तरीक़े से अगर मैं बात करूँगा स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन जो हमारा था, स्टीम इंजन की बात करेंगे तो ये हमारा जो टेक्निकल बर्थ जो है थर्मोडायनामिक्स का दिया बर्थ, थर्मोडायनामिक्स, इसमें हमारा थर्मोडायनामिक्स टेक्निकल बर्थ दिया इसका स्टीम इंजन में, और दिस ऑल आर कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट पर्पस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो अब बच्चों हमारा इस चैप्टर का 4th टॉपिक है नेचुरल फोर्सेस। तो इसको आप लिखिए फटाफट, वीडियो पॉज कर लो आप। ओके बच्चों, अब मैं इस चैप्टर का 4th टॉपिक की बात कर रहा हूँ। इस चैप्टर का जो 4th टॉपिक है नेचुरल फोर्सेस है, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड इन NCERT फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, ये हमारा 4th टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर, तो वैसे तो हम हर दिन बहुत सारे फोर्स को इनकाउंटर करते हैं। कुछ फोर्स हमारा पुश के लिए यूज करता है, पुल के लिए, थ्रस्ट के लिए, अपलिफ्ट के लिए, होल्ड के लिए, एक्सेट्रा सो मेनी फोर्स वी यूज एवरी डे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो नेचर में कितने पॉसिबल फोर्सेस हैं, तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँगा तो देयर आर 4 फोर्सेस अवेलेबल हैं। तो जो भी आपका फोर्स अवेलेबल है जो NCERT के हिसाब से जो बोला गया है, फर्स्ट हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सेकेंड इज द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, and last is the weak nucleus force, weak nucleus force। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन चारों का हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स होते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो जो फोर्स है म्यूचुअल फोर्स है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, 2 मास के बीच में बेसिकली हम बोल सकते हैं। देयर आर 2 मासेस हैं, दोनों मास के म्यूचुअल फोर्स लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्रेविटेशन के अंडर में है, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हम ये म्यूचुअल फोर्सेस है, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। तो जो भी फोर्स यहाँ पे लगते हैं, लेट इट इज द M1 एंड दिस इज द M2। तो
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो मास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इस फोर्स के लिए मास ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, द सेपरेशन बिटवीन द मास, द डिस्टेंस बिटवीन द मास फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लार्जर रेंज का होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर वेरी लार्ज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज। एंड सेकेंड, अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो डिस्टेंस जो होता है दो मास के बीच का, उसकी अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा रेंज का होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस आर वेरी लार्ज, डिस्टेंस बिटवीन मासेस आर वेरी हाई, ये बहुत ही दूरी पे दो मास होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं, तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, ये वीक फोर्स में आते हैं, ये कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता नहीं है, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। बेसिकली इट्स ऑल्सो कॉल्ड वीक फोर्स, बट इससे वीक नहीं है, वीक न्यूक्लियस फोर्स है, इससे वीक नहीं है, सॉरी इससे वीक है। ये जो है आपका सबसे वीकेस्ट फोर्स बोल सकते हैं। तो यह जो हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। और मैं सेकेंड बात करूँगा, सेकेंड फोर्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो टाइम के साथ जो भी वैरी कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक, इसमें जो भी फोर्स लगते हैं इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें जो फोर्स का जो लीडिंग जो फॉर्मूला जो है और जो लीड किया दैट इज कूलम्ब्स। तो इसमें दो फोर्स के बीच दो चार्ज, बेसिकली दो चार्ज है, और इसमें मास हमने बात किया था, इसमें चार्ज बात किया है। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दो चार्ज अगर लाइक चार्ज अगर होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अलाइक चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो होता है ए फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, ओके, Q1 एंड Q2। और इसमें ऑलरेडी भी नो, अगर चार्ज का नेचर अगर सेम होगा तो रिपल्सन, अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन, तो वो चीज़ तो आप जानते हो। लेकिन इसमें जो हम बात करते हैं तो चार्ज है, मास की बात करते हैं, मास इसमें हमारा प्राइमरी थिंग नहीं होता है। इसमें मास हमारा कंपैरेटिवली इससे बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल, सोच सकते हैं 10⁻10 के रेंज के आसपास, उतना कम होते हैं। तो इसमें मास जो होता है उतना बहुत ही कम होता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस, ओके। सेकेंड, इसमें हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो डिस्टेंस होता है या रेंज जो बात करेंगे, दो चार्ज के बीच का रेंज होता है, वो इसमें बहुत ही कम होते हैं। इसमें जो डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस भी बहुत ही कम होते हैं। डिस्टेंस डी इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम डिस्टेंस पे होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्स, ये दो फोर्स तो आप जानते भी हो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अब बात करूँगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स में जो फोर्स लगते हैं, इसमें सेम चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस, तो नाम से आपको पता है कि यह फोर्स एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस अक्सर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, जो भी एटम्स है उसके सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और दैट इज़ वेरी स्टेबल। तो अगर न्यूक्लियस को स्टेबल अगर बनाने का कोई काम करता है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स जो बाइंड करके रखता है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियस, सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इसका यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये कोई सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 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 ओके। तो इस तरह से हमारा जो कम्बिनेशन हो सकता है
न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, और सारे ही फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव होते हैं। ये सारे ही फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं। अब बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे हो कि चार्ज का जो रूल्स है, सेम चार्ज में हमारा रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज में हमारा अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है न्यूक्लियस फोर्स में। अगर दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है एक्सट्रीमली बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही 10⁻⁵ मीटर, सॉरी 15 मीटर, इतना अगर डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में अगर हो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते दो चार्ज। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है एंड दैट इज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मली उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की बात करते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एंड प्रोटॉन टू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, और यह फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप इसे आसानी से बाहर नहीं कर सकते, आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इवन 100 times larger than the electrodynamics force. It is the 100 times larger than the electrodynamics force. And now last is the weak nucleus force. तो weak nucleus force बच्चों ये हमारा रेडियो एक्टिविटी में हम यूज करते हैं। ये हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी में। ये हमारा बेसिकली जो बीटा रे का जो इमिशन होता है न्यूक्लियस से, आप पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं और न्यूक्लियस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है न्यूक्लियस से उसे हम बोलते हैं बीटा रे इमिशन। तो जब भी बीटा रे इमिशन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रल चार्ज निकलता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे हमारा बीटा रे इमिशन में हम यूज करते हैं। बीटा रे इमिशन में हमारा जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द वीक न्यूक्लियस फोर्स। और इस फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारा कोई भी एटम है, इसमें अगर रेडियो एक्टिविटी होता है, तो एटम अगर Z है, ये आपका Z-1 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल निकलता है यहाँ पे। तो एटम्स जो हमारा है ये बीटा रे इमिशन का है। एटम्स रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इससे माइनस हो जाएंगे एंड साथ में एक न्यूट्रिनो निकलता है। तो वीक न्यूक्लियस फोर्स वीक तो है बट इट इज़ लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं रैंकिंग अगर चारों फोर्स की अगर बात करूँगा तो दिस इज द फर्स्ट रैंक का ये फोर्स है, सेकेंड रैंक का फोर्स हमारा ये होता है, थर्ड हमारा ये है और फोर्थ हमारा ये है। तो प्रायोरिटी अगर मैं बात करूँगा फोर्स का तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स इज द सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारा वीक न्यूक्लियस फोर्स एंड फोर्थ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स। बट ये हमारा फोर्स ज़्यादा इसलिए दिख जाता है क्योंकि मास इसके बहुत ही ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा मास होता है जिसके कारण फोर्स आपका हमारा दिखता है कि 10 न्यूटन या 50 न्यूटन जो भी व्हाटएवर से। तो इस तरह से बच्चों हमारा फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर इट इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ द चैप्टर फर्स्ट। नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो इसको फटाफट वीडियो पॉज करो और 10 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। बच्चों अब हमारा इस चैप्टर का जो फिफ्थ टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो वैसे तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि फिजिक्स जो हमारा है अगर एक्सप्लोर किया है तो पूरा ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया है। फिजिक्स एक्सप्लोर द यूनिवर्स,
और फिजिक्स का ही देन है कि आज हम लोग इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है और जो भी सोसाइटी डेवलप हुआ है ड्यू टू फिजिक्स। तो इसमें अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अब यहीं से मैं स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का मैं बेस दे रहा हूँ यहाँ पे, यहीं से कंटिन्यू करूँगा चैप्टर 2। तो हम बात करेंगे कि फिजिकल लॉ क्या है। तो नेचर है, तो नेचर में जो भी फिजिकल पैरामीटर क्या क्या पॉसिबल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था कि फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए फिजिक्स बेसिकली है क्या चीज़, फिजिक्स नेचर है। फिजिक्स क्या है, नेचर है। और नेचर है तो फिजिक्स अगर नेचर है तो इसमें क्या फिजिकल नेचुरल फेनोमेनन होंगे। फिजिक्स अगर नेचर है तो नेचर है तो क्या होगा कि नेचुरल फेनोमेनन होगा। तो नेचुरल फेनोमेना, अब कोई भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, नेचुरल फेनोमेना होगा तो उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। सपोज अगर मैं बात करूँगा नेचुरल फेनोमेना, एक अगर स्टोन अगर किसी पहाड़ से किसी माउंटेन से अगर ड्रॉप करा रहे हैं या गिर रहा है, तो जो भी पत्थर स्टोन गिर रहा है उसका कुछ मास होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ टाइम लगता है, कुछ हाइट होता है। तो हमने जो मास बोला, स्पीड बोला, टाइम बोला या हाइट बोला, लेंथ बोला, तो दीज ऑल आर द व्हाट फिजिकल पैरामीटर। तो अगर मैं बात करूँगा नेचर, फिजिक्स अगर नेचर है तो नेचुरल फेनोमेनन होगा, और नेचुरल फेनोमेनन होंगे तो नेचुरल फेनोमेनन क्या करेगा, ये फिजिकल क्वांटिटी को बर्थ देगा। क्या देगा, ये फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। यहाँ पे आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि हमने बोला मास, हाइट के लिए फिजिकल क्वांटिटी लेंथ था, टाइम जो लगा सेकेंड है, तो इस तरीक़े से स्पीड है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ अपना यूनिट होगा, कुछ डायमेंशन होंगे। तो जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा यूनिट, डायमेंशन, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। और जैसे ही ये चीज़ें अगर आप पता कर लेते हैं, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, तब आपको पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ द नेचर। व्हाट इज द लॉज ऑफ द नेचर, कौन सा नेचर, जो हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो लॉज ऑफ द नेचर आएंगे, लॉज ऑफ नेचर होगा। और जैसे ही लॉज ऑफ नेचर आया तो समझ लो कि आप फिजिक्स पढ़ लिए। तो यह जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यूनिट डायमेंशन की अगर यहाँ पे हमारा जो है तो यूनिट डायमेंशन किसका होगा, फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो यह जो हमारा है दिस इज द चैप्टर 2। ये हमारा क्या है, चैप्टर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। जब तक आप इसको रिवीजन करिए और इन्जॉय करो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। ओके, थैंक यू।